उत्तर प्रदेश में क्या होगा। आइए उत्तर प्रदेश चलते हैं और सबसे पहले उत्तर प्रदेश को 4 पार्ट में हमने बांटा हुआ है और 4 पार्ट में पहला पार्ट जो आपको हम बताएंगे वो पूर्वांचल का होगा। तो पूर्वांचल है, मध्य भाग जो अवध है वो है, पश्चिमांचल यानी पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और बुंदेलखंड है। ये 4 और उत्तर प्रदेश में कुल सीटें 403 हैं और इन 403 सीटों पर दलीय स्थिति 2017 की क्या थी। आइए सबसे पहले 2017 में उत्तर प्रदेश में किस पार्टी को कितनी सीटें आई थी ये स्क्रीन पर ले आइए, उसको देखते हैं। उसके बाद फिर इन चारों पार्ट को जल्दी जल्दी देखेंगे और हमारे तमाम विश्लेषक जो हमारे साथ बने हुए हैं उनके विश्लेषण भी उत्तर प्रदेश की दलीय स्थिति 2017 की। भाजपा का गठबंधन था अकाली दल के माफ करें अपना दल के साथ भी और सुभासपा के साथ भी, सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के साथ में। तो भाजपा खुद अकेले दम पर 403 में से 312 सीटें, अपना दल जो है अनुप्रिया पटेल का जो पार्टी है वो 9 सीटें और सुभासपा की 4 सीटें। ये इस प्रकार 325 सीटों के साथ ह्यूज मैंडेट के साथ बीजेपी की सरकार बनी थी, बीजेपी गठबंधन की सरकार या एनडीए की सरकार बनी थी उत्तर प्रदेश में। लेकिन क्या उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी की सरकार बनेगी ये हम समझेंगे और साथ साथ समाजवादी पार्टी जो है उसका समाजवादी पार्टी और आईएनसी इन दोनों का जो गठबंधन है उस समय हुआ था, यानी कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन। और आप याद कीजिए कि उस समय कहा जाता था कि उत्तर प्रदेश के लड़के यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन दोनों का कमाल वहां नहीं हो पाया और 47 सीटें समाजवादी पार्टी को और 7 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी को। इसके बाद बसपा, आप देखिए सारी जो सीटें हैं ये आपके सामने, दलीय स्थिति आपके सामने है। बसपा को मात्र 19 सीटें मिली थी और अन्य के खाते में 5 सीटें गई थी। 403 में से 325 सीटें गठबंधन के खाते में। अब आइए सीधा चलते हैं हम पूर्वी उत्तर प्रदेश। पूर्वी उत्तर प्रदेश के आंकड़े क्या कुछ कहते हैं, अगर ला पाएं जल्दी से लेकर आइए स्क्रीन पर और ये हम समझने की कोशिश करें। और आपको एक बात और बता दूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश चलें उससे पहले पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये जो आंकड़े हैं सारे पूर्वी, पश्चिमी, मध्य और बुंदेलखंड। पूर्वी उत्तर प्रदेश में 167 सीटें हैं, 167 सीट्स, 167 सीट्स। इनमें से किसके खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं ये अगर स्क्रीन पर ला पाएँ जल्दी से तो ये हम रखें अपने साथियों के बीच और चर्चा को आगे बढ़ाएं। पूर्वांचल, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ दोनों का जो स्टेक्स हैं वो मतलब कहें तो खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इज्जत पूरी दांव पर है। पूर्वांचल का गढ़ जो है, अगर पूर्वांचल अलग राज्य बना दिया जाए तो बनारस को कहा जाता है कि वहाँ की राजधानी बनाएंगे और बनारस से, वाराणसी से सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कई बार वाराणसी गए, काशी कॉरिडोर का उद्घाटन किया, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन भी किया उन्होंने। तमाम बातें आप देख रहे हैं, लेकिन उसके बीच आप देख रहे हैं कि पूर्वी यूपी में बीजेपी को आज की तारीख में 70 से 72 सीटें और समाजवादी पार्टी को 82 से 84 सीटें आती हुई दिखाई दे रही हैं। 70 से 72 सीटें बीजेपी और 82 से 84 सीटें समाजवादी पार्टी, जबकि बसपा 3 से 5, कांग्रेस 6 से 8 और अन्य के खाते में 1 से 3 सीटें। ये क्या कुछ कह रही हैं ये समझेंगे हम, हमारे तमाम साथियों के बीच चलेंगे और जानेंगे। 70 सीटें, 70 से 72, 167 में से जो यहां पर नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है वो समाजवादी पार्टी है और उसके बाद दूसरे नंबर पर बीजेपी, तीसरे नंबर पर देखिए यहां कांग्रेस है और उसके बाद चौथे नंबर पर बसपा, फिर अन्य। क्या कुछ कहते हैं ये आंकड़े, सीधे हमारे तमाम जो साथी जुड़े हुए हैं हमारे साथ, जो हमारे वरिष्ठ पत्रकारों का पैनल है उनको स्क्रीन पर लेकर आइए, चर्चा को आगे बढ़ाएं। और उत्तर प्रदेश पर चर्चा के लिए बहुत कुछ है और सीधा आना चाहूंगा हमारे साथ राहुल लाल जी, आपके पास आना चाहता हूं। क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देख करके जो पूर्वांचल के आंकड़े हैं और जिसमें 167 सीटें और 167 में से 70 से 72 सीटें कांग्रेस के खाते में और माफ करें बीजेपी के खाते में और समाजवादी पार्टी के खाते में जाती हुई 82 से 84 सीटें। मतलब यहां पर बीजेपी पिछड़ती हुई, पूर्वांचल गढ़ है योगी और मोदी दोनों का और काफी वहां पर फोकस्ड हैं।
बिल्कुल, ये ऐसे भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत ही टेंशन देने वाला संख्या हम लोग प्रथम दृष्टया ही देख रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र बना वाराणसी, हम लोग देख रहे हैं कि वो शामिल है, गोरखपुर शामिल है। और हाल के समय में प्रधानमंत्री जिस तरह से ताबड़तोड़ तरीके से जो है कि वो बनारस जा रहे हैं और पूर्वांचल का दौरा कर रहे हैं, तो उससे समझ में आ रहा है कि उनको पहले ही पता था कि पश्चिम से तो हमें सीटें नहीं मिलेंगी, उसकी भरपाई वो पूर्वांचल से करना चाह रहे थे। और अगर और पिछले बार देखे तो उनकी संख्या 100 से ऊपर थी और पीछे नीचे जा रहे हैं। और अभी मेरे आकलन के मुताबिक तो इसमें कम से कम जो है ना समाजवादी पार्टी भी और बढ़त में जाएगी और पूर्वांचल के क्षेत्र में जो वहां के और लोगों से, तमाम लोगों से जो बातचीत हो रही है, क्योंकि देखिए इन्होंने तमाम प्रयास किए भारतीय जनता पार्टी ने कि हम वहां पे अपने पहले तो विकास को मुद्दा बना दें। विकास को मुद्दा बनाने का इन्होंने प्रयास किया। आनंद फानंद में हम लोगों को याद है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस का उद्घाटन किया वहां पे, और किस तरह से उसमें तो टॉयलेट बने थे ना, तमाम तरह की चीजें हुई थी। तो आधा अधूरे ढंग से आपने एक तरह से दूसरे सरकार की उपलब्धियों को आप खुद लेने का प्रयास कर रहे थे और आप चाह रहे थे कि इलेक्शन से पहले लोग मान जाए कि पूर्वांचल में विकास की बत्ती जो है वो खुल चुकी है। तो वैसी स्थितियां थी नहीं। उसके बाद से आप देख लीजिए स्थिति की बनारस काशी कॉरिडोर के ऊपर आ गए, जो कॉरिडोर के मामले में पहले ही सब वहां पे बनारस में एक तरह से देखिए बहुत सारे लोग जो काशी विश्वनाथ मंदिर के पूर्व महंत थे उन्होंने खुल के कहा है कि जो भगवान शंकर है वो वैभव के नहीं है, वो तो वैरागी के प्रति जो है कि वो संलिप्त रहते हैं। तो जिस तरह से आपने एक तरह से काशी को वैभवपूर्ण बनाने के लिए जो टोक्यो का नारा था, टोक्यो का नारा क्या था? टोक्यो का नारा तो था कि गली कूचे सबों को जो है कि सवार के। टोक्यो अभी भी एक तरह से गलियों का शानदार शहर कहा जाता है। और आपने यहाँ पे पूरा का पूरा जो उसका मंदिर की जो पूरी स्थितियां थी, कई सारे प्राचीन मंदिरों को जो है कि वो विखंडित कर दिए गए। तो ये बनारस की जो स्थितियां रही है, काशी कॉरिडोर का जो मामला रहा, वो पूरी तरह से फ्लॉप मॉडल रहा। पूर्वांचल को देखिए हमें याद रखना चाहिए कि पूर्वांचल की जो स्थितियां थी, नंबर वन चीज कि आज पूर्वांचल में जो छोटे छोटे समूह समाजवादी पार्टी को जो बढ़त मिल रही है, ये दो चीजें हैं। एक तो उन्होंने चाहे वो सुभाषपा, जो कि इसमें हम लोगों ने देखा कि पहले भारतीय जनता पार्टी के साथ थे ओम प्रकाश राजभर, अपना दल के कृष्णा पटेल जो उनकी मां है अनुप्रिया पटेल की, उसको अपने तरफ जोड़ा है। महान दल, तो इस तरह के तमाम छोटे छोटे दलों को जोड़ के उन्होंने बिल्कुल वही सोशल तैयार कर लिया है जो सोशल इंजीनियरिंग हम लोग 2017 में एक तरह से देख रहे थे, भारतीय जनता पार्टी बना के आई हुई थी। और दूसरी चीज हम लोग को भूलना नहीं चाहिए कि प्रधानमंत्री ने तो बड़े जोश खरोश के साथ विमान में उतर के जो है कि पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन किया था, लेकिन जब समाजवादी पार्टियों ने वहां पे जो है कि वो जब पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे उतरे तो दिन तो छोड़ दीजिए, रात तक जो है कि वहां पे भीड़ जो है कि वो अभूतपूर्व भीड़ जो है कि लगातार बनी रहे। हम लोग समझते हैं कि एक पॉइंट पे भीड़ को जमा करना वो एक आसान सी बात होती है, लेकिन मल्टीपल पॉइंट पूरा रास्ता काटने जबरदस्त भीड़ हो, और वो तभी संभव है जब जनता आपसे प्यार कर रही हो। तो पूर्वांचल में एक तरह से समाजवादी पार्टी कहीं न कहीं इसमें उसने बढ़त बनाया है, और ये बढ़त हमें लग रहा है कि और आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इस समय जो आंकड़ों में बढ़त दिख रही है वो बढ़त उससे भी ज्यादा दिखेगी, और भारतीय जनता पार्टी इससे भी पीछे जाने की उसके पूरे संभावना है, क्योंकि ना तो यहाँ पे विकास का मुद्दा चला है, क्योंकि विकास उन्होंने किया नहीं है तमाम। और दूसरी चीज, जो पोलराइजेशन का पूरा प्रयास हुआ है, अब तक उस पूरे पोलराइजेशन के प्रयास में उन्हें सफलता नहीं मिली है, और उस कारण से यह संख्या हम लोगों को नजर आ रही है का प्रयास, और उसमें सफलता अभी हासिल नहीं हुई है। आगे बढ़ें, अपने और जो साथी हैं उन लोगों के भी विचारों को लेंगे, लेकिन उनसे पहले पूर्वांचल के साथ साथ एक आंकड़ा और आप लोगों के सामने लाना चाहूँगा। वो है जो मध्य भाग है, यानी कि अवध का प्रदेश या पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जो भी लेकर आना है आंकड़े लेकर के आइए सामने, और फिर दो आंकड़ों की समीक्षा के साथ में हमारे तमाम और साथी हैं। प्रेम कुमार जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं, अमलेंदु उपाध्याय जी हमारे साथ में हैं। और अब देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो आंकड़े हैं ये क्या कुछ कह रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को काफ़ी नुकसान हो रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुल सीटें हैं 136। आपको बताऊं 136 सीट्स, इसमें से 136 सीटों में से 37 से 39 सीटें मात्र बीजेपी को आती हुई, और 82 से 84 बिल्कुल वही आंकड़ा जो वहां है वही आंकड़ा यहां, यानी कि लगभग 83 सीटें आती हुई समाजवादी पार्टी को। समाजवादी पार्टी में आपको बताऊं कि ये भी यहां पर कुछ जो समीक्षा करना जरूरी है, उसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में रालोद के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ में, यानी जयंत चौधरी के साथ में अखिलेश यादव का गठबंधन है, यानी समाजवादी पार्टी का गठबंधन है, और उधर चाचा जी भी इनके साथ हो लिए हैं, यानी कि प्रसपा जो है यानी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी
और सुभासपा तो है ही साथ में, महान दल है ही साथ में। ऐसे तमाम छोटे दलों के साथ में अखिलेश यादव की मजबूती यहां पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है और पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। बसपा 5 से 7 सीटें, कांग्रेस भी 5 से 7 सीटें और 2 से 4 सीटें यहां अन्य के खाते में। यह है पश्चिमी उत्तर प्रदेश। और सीधे आना चाहूंगा प्रशांत टंडन जी आपके पास, क्या कहेंगे इन दो आंकड़ों को देख करके? क्या आपके जहन में क्या बातें आती हैं, क्या सवाल उठते हैं? राजीव जी, हम लोग ये 5वां राज्य और आखिरी राज्य डिस्कस कर रहे हैं नतीजों के साथ, वो आपके पोल के नतीजों के साथ। बाकी 4 राज्यों में हमने ये नहीं समीक्षा की कि इसका राष्ट्रीय राजनीति में क्या रिफ्लेक्शन होगा। उत्तर प्रदेश जो फैसला करेगा वो 2024 भी तय करेगा और 2022 से लेकर 2024 तक की नरेंद्र मोदी की यात्रा भी तय करेगा। और ये केवल संख्या के बल पे नहीं है कि उत्तर प्रदेश में संख्या बहुत है। उत्तर प्रदेश एक राजनीतिक अखाड़ा है। और आप अगर देखिए, टेलीविजन चैनल देखिए, चाहे वो यूट्यूबर्स को देखिए, सोशल मीडिया देखिए, जो आम जन के माइक पे छोटे छोटे इंटरव्यूज आते हैं, आप देखिए बाकी राज्यों के इंटरव्यूज देखिए और उत्तर प्रदेश के लोग आम जनता के इंटरव्यूज देखिए। वहां तो हर व्यक्ति पॉलिटिशियन है, हर व्यक्ति नेता है, हर व्यक्ति राजनीतिक है और विश्लेषक है। उत्तर प्रदेश एक ऐसी जगह नहीं है कि जहां आप नदी में हवाई जहाज उतार के चुनाव जीत के ले जाएंगे। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति, उत्तर प्रदेश का समाज अगर उस राजनीति से जो वहां शुरू हुई, खासकर मुजफ्फरनगर और कैराना के बाद, उससे अगर वापस आने के संकेत मिल रहे हैं आपके पोल से, तो ये देश की राजनीति किस तरफ जाएगी या किस तरफ जा चुकी है, जिसके संकेत हमको अब मिलना शुरू हो गए हैं। तो उत्तर प्रदेश पहली बात तो ये चीज तय कर रहा है। दूसरा कि आपने जो 2 आंकड़े दिखाए, यही सबसे बड़ा दो पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश मिलकर ही सरकार बना देते हैं। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसा कि था कि सरकार को नुकसान, बीजेपी को नुकसान होगा, किसान आंदोलन की वजह से वो हो रहा है। आपके आंकड़ों में जितना दिख रहा है, मुझे उम्मीद है कि उससे भी ज्यादा नुकसान होगा। और पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप देखिए कि अखिलेश यादव की सभाएं हो रही हैं, प्रियंका गांधी की सभाएं हो रही हैं और बहुत बड़ी बड़ी सभाएं हो रही हैं। और उन सभाओं में एनर्जी भी दिखाई दे रही है। केवल ये कि सभाएं नहीं हो रही है, सभाएं तो हो सकती है कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बसों का इंतजाम कर रहे हैं, वो भी सभाएं हो रही हैं। लेकिन अखिलेश और प्रियंका गांधी की सभाओं में एक एनर्जी दिखाई दे रही है। दूसरी एक बात और मैं जोड़ना चाहता हूँ, बाकी साथी भी बोलेंगे, कि उत्तर प्रदेश में भले ही इस बार चुनाव में ना दिखाई दे या दिखाई दे तो उसकी मैपिंग ठीक से कितनी हो पाती है, महिलाओं का बहुत बड़ा रोल होने जा रहा है। और ये सारे पॉलिटिकल पार्टीज अब महिला नैरेटिव में आ चुके हैं। मोदी साहब भी ऑल विमेन रैली कर चुके हैं, योगी जी भी, मतलब आश्चर्यजनक किंतु सत्य कि योगी जी भी महिलाओं के बारे में बात करते हुए दिखाई देते हैं और लोग भी बात कर रहे हैं। तो ये जो प्रियंका गांधी ने वह महिला राजनीति का एक नया मुद्दा छेड़ दिया है। और उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो देश में सबसे ज़्यादा सरपंच भेजता है, वहाँ महिलाएं पुरुषों से ज़्यादा वोट करती हैं। और एक और मेरा ऑब्जर्वेशन है जो कि मैं चाहता हूँ कि इस इलेक्शन के नतीजे आए तो उसमें मैं देखूँ कि महिलाओं में आमतौर पर सांप्रदायिकता या जातिवाद का उतना असर नहीं होता है जितना पुरुषों में होता है। जो जातिगत संगठन भी होते हैं उनमें भी महिलाओं की भागीदारी कम होती है। तो ये तो महिला हो सकता है कि वो मुद्दों के आधार पर अगर वोट दे, अगर महिला मुद्दों के आधार पर वोट देगी तो 50% आबादी है, वो चुनाव के नतीजे एकदम ही अलग नजर आएंगे हमको। तो ये उत्तर प्रदेश का चुनाव महिला फैक्टर भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होगा। और बाकी हम लोग अभी आंकड़े आगे देखेंगे तो हम लोग तय करेंगे।
बिल्कुल। दो आंकड़े हम पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के आंकड़े आप लोगों के सामने हमने अभी पेश किए और इन आंकड़ों के आधार पर समाजवादी पार्टी नंबर 1 पार्टी बनती हुई दिखाई दे रही है और बीजेपी जो है वो पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। तीसरा प्रदेश जो है इसी में उत्तर प्रदेश का जो तीसरा भाग है वो है अवध का, यानी मध्य प्रदेश जो है, मध्य का भाग उत्तर प्रदेश का। आइए उसे भी देख लेते हैं और फिर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। प्रेम कुमार जी, आपके पास आना चाहूंगा और इन तीनों अलग अलग पार्ट को देखते हुए क्या कुछ देख रहे हैं और खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या किसानों को वापस घर भेज करके भी बीजेपी खुश नजर नहीं आ रही है, ये भी समझेंगे। लेकिन सबसे पहले आइए जरा तीसरा जो खंड है इसका उसको देख लेते हैं। मध्य यूपी में, यानी कि अवध का प्रदेश है और यहां बहुत कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच। लेकिन बीजेपी फिर भी एक सीट से कहें तो पिछड़ती हुई या 2 सीट से पिछड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी 30 से 32 सीटें और समाजवादी पार्टी 32 से 34 सीटें, जबकि कांग्रेस यहां पर बेहतर अच्छा करते हुए 8 से 10 सीटें और बसपा 3 से 5, अन्य के खाते में भी 3 से 5 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। ये जो आंकड़े हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और मध्य उत्तर प्रदेश, ये तीनों को अगर देखें तो तीनों जगह समाजवादी पार्टी बहुत अच्छा प्रदर्शन करते हुए दिखाई दे रही है। समाजवादी पार्टी के बारे में और अभी कांग्रेस पार्टी के बारे में हमारे साथी प्रशांत टंडन जी भी बता रहे थे कि यहां भीड़ स्वतःस्फूर्त आ रही है, जबकि बीजेपी को भीड़ इकट्ठा करनी पड़ रही है। प्रेम कुमार जी, क्या कहेंगे इन आंकड़ों को देखकर? उत्तर प्रदेश का जो ओपिनियन पोल है आज की तारीख में, अगर वहां वोटिंग हो जाए, वो पोलिंग हो जाए तो उसका नतीजा क्या आएगा वो साफ समझ में आ रहा है। लेकिन वोटर्स का जो मन है वो साफ दिखाई दे रहा है। बाद में आखिर में आऊंगा विजय शुक्ला जी आपके पास भी कि क्या कुछ आप देख रहे हैं वहां पर, इस पूरे जो सर्वे किया है उस आधार पर आपने क्या कुछ देखा। कुछ और सवालों के साथ आएंगे, लेकिन ये समझना चाहूंगा प्रेम कुमार जी कि आप इन आंकड़ों को देखकर क्या कहेंगे। हाँ जी राजीव जी, देखिए पश्चिम उत्तर प्रदेश में तो एक्सपेक्टेड रहा कि इस बार किसानों का गुस्सा दिखेगा, और लेकिन जैसे ही पूर्वी में आपने दिखाया कि समाजवादी पार्टी लीड ले रही है और कांटे की टक्कर में लीड ले रही है, ऐसा भी नहीं है, अच्छा खासा फर्क है। और पूरब और पश्चिम दोनों को अगर जोड़ लेते हैं तो लगभग 300 सीटें हो जाती हैं और उसमें बीजेपी का हम देख रहे हैं कि 33% के आसपास, 1/3 सीटें बीजेपी के पास आती है। देखिए आम एग्जाम हो तो 33% पास मार्क हो जाता है, लेकिन जब चुनाव होता है तो यहाँ 50%, 40% से, माने सीटों के टर्म में तो 50% से ज्यादा ही सीट चाहिए, वोटों के टर्म में भले वो 40% के आसपास हो सकता है। तो यहाँ सीटों के टर्म में हम बात कर रहे हैं तो बीजेपी काफी पिछड़ रही है, और पूर्वी में पिछड़ना और पश्चिमी में तो पिछड़ ही रही है। ये दोनों मिला करके समाजवादी पार्टी को बहुत आगे ले जा रही है। तो निश्चित रूप से ये जो रुझान है, और मध्य को देख रहे हैं, मध्य में आप लगभग बराबर की टक्कर है, कांटे की टक्कर है। तो हम पूर्वी और पश्चिमी दोनों यूपी को अगर मिलाकर देखें तो जो गुस्सा पश्चिमी यूपी में किसानों के रूप में था वो तो था ही, लेकिन पूर्वी यूपी में है, इसका मतलब दूसरे मुद्दे जो हैं, एंटी इनकम्बेंसी के मुद्दे, चाहे कोरोना के काल का दर्द हो, चाहे महंगाई का दर्द हो, चाहे बेरोजगारी का दर्द हो, चाहे और दूसरे इश्यूज हैं, वो किसान का भी वहां फर्क पड़ा होगा ऐसा हमें लगता है। लेकिन जो महिला फैक्टर अभी चर्चा कर रहे थे, महिला फैक्टर को देख करके, लेकिन हालांकि महिलाओं के बारे में ये नहीं कह सकते कि 100% वो इस पुरुषवादी समाज में स्वतंत्र होकर मतदान कर लेती हैं, लेकिन पहले के मुकाबले महिलाएं स्वतंत्र हुई हैं। पिछले चुनाव में आपको याद होगा 4% अधिक वोट महिलाओं ने डाले थे, और ये महत्वपूर्ण बात थी। इस बार भी अगर ये ट्रेंड महिलाओं से का ज्यादा रहता है, और जिस तरीके से महिलाओं को कांग्रेस ने एक नारा देकर के एड्रेस किया है, दूसरी पार्टियां भी महिलाओं के नारे पर आई हैं, तो ये एक छिपा हुआ अंडर करंट किस दिशा में इस परिणाम को और ज्यादा तीव्र बना देगा और एंटी इनकम्बेंसी में जोर ला देगा। तो जो चुनाव परिणाम दिखा रहे हैं, जो चुनाव के नतीजे सर्वे के तौर पर दिखा रहे हैं, उसमें पूरब और पश्चिम जो है पूरी कहानी कह दे रही है कि इस चुनाव में क्या होने वाला है। जी राजीव, पूरब और पश्चिम दोनों मिलकर कहानी कह रही है कि आने वाले समय में क्या कुछ होने वाला। अमलेंदु जी क्या कहेंगे, पूरब पश्चिम और प्लस बीच का पार्ट यानी कि अवध प्रदेश?
लेकिन राजीव, मुझे लगता है कि ये आज की तारीख में हम लोगों का एकदम सटीक है ओपिनियन पोल, और आज अगर चुनाव हो जाए तो यही परिस्थितियां कुल मिलाकर के रहेंगी। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ माहौल जो है वो और गर्माता जाएगा। यहाँ जो एक महत्वपूर्ण बात हम लोग देख रहे हैं कि कांग्रेस जो है वो तीसरे नंबर की पार्टी हमको बनती हुई दिखाई पड़ रही है तीनों क्षेत्रों में, पूर्वी यूपी में भी, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी, मध्य यूपी में भी। मुझको लगता है कि जैसा अभी प्रशांत जी भी कह रहे थे और प्रेम कुमार जी भी जो बात कह रहे थे कि जो महिलाओं में एक अंडर करंट जो देखा जा रहा है, मतलब मैं आपको बताऊं कि आज सुबह की बात है कि जिस सोसाइटी में मैं रहता हूं ग्रेटर नोएडा में, उसके बगल में एक दूसरी सोसाइटी में एक कार्यक्रम हो रहा था क्रिसमस का, और अच्छी खासी सोसाइटी है, मतलब जो हाई सोसाइटी समझी जाती है वो सोसाइटी है। उसमें से बच्चियां खेल रही थी, 15-15, 16-16 साल की लड़कियां होंगी। वो एकदम से नारा लगाने लगी कि प्रियंका गांधी जिंदाबाद, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ। तो ये जो अंडर करंट है, मतलब ये शहरों के अंदर जो अंडर करंट है, जो भारतीय जनता पार्टी के गढ़ समझे जाते हैं, और हाई राइज सोसाइटीज़ जो हैं, जो गढ़ है मतलब भारतीय जनता पार्टी, वो निश्चिंत रहती है, वहाँ उनका प्रत्याशी जाता भी नहीं है वोट मांगने के लिए कि ये तो हमको पढ़ेंगे। वहाँ से अगर 15-15, 16-16 साल की बच्चियों की अगर ये आवाज़ एकदम से खेलते कूदते पे अगर निकल सकती है कि लड़की लड़ सकती हूँ, प्रियंका गांधी जिंदाबाद, तो आप समझ सकते हैं कि महिलाओं में एक अंडर करंट जो है वो देखा जा रहा है। और ये किस तरीके से वोटों में तब्दील होगा ये मैं अभी नहीं कह सकता, क्या होगा क्या नहीं होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट हो सकता है। अगर ये रिफ्लेक्ट हुआ तो नतीजे कुछ और भी जो है वो कह सकते हैं कुल मिलाकर के। लेकिन आज जो परिस्थितियां दिख रही हैं, अभी जो हम लोग का ओपिनियन पोल भी दिखा रहा है, निश्चित तौर पर समाजवादी पार्टी से अच्छी टक्कर लग रही है। लेकिन यहाँ मैं एक बात और जोड़ूंगा कि कांग्रेस का बढ़ना जो है, मुझे लगता है कि वो भाजपा विरोधी मोर्चे को ही और एक तरीके से मजबूत करेगा। और आप इसको 2017 के चुनाव से 17 और 12 को दोनों को अगर आप देखें तो 12 का जो चुनाव हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव की सरकार बनी थी, समाजवादी पार्टी की सरकार बनी थी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी थी, उस समय भी कांग्रेस को उत्तर प्रदेश में 12% से कुछ अधिक वोट मिला था, सीटें मिली थी 28। तो जो लोग ये तर्क देते हैं कि कांग्रेस अगर बढ़ेगी तो सपा को नुकसान होगा, तो मुझे लगता है कि इस तर्क में दम नहीं है। अगर हम 2012 को भी सामने रख करके करें, कांग्रेस अगर बढ़ेगी तो भी सपा का रास्ता जो मुझे लगता है वो साफ होगा। और कांग्रेस अगर ज़्यादा बढ़ती है तो फिर परिस्थितियां जो हैं और परिणाम जो है वो इधर के उधर हो सकते हैं, जिसका अंदाजा फिर हम लोग जो है वो लगा नहीं सकते आज की परिस्थिति में। तो ये आने वाला समय जो वो ये तय करेगा कि कांग्रेस जो है वह किस तरीके से करती है। कांग्रेस का दिक्कत जो उत्तर प्रदेश के अंदर है वो एक यही है कि प्रियंका गांधी के अलावा उसके पास वहाँ कोई चेहरा नहीं, और प्रियंका गांधी को उसने अपना चेहरा घोषित किया नहीं है। अगर अभी भी प्रियंका गांधी को चेहरा घोषित करे, मुझे लगता है वो कांग्रेस करेगी नहीं, क्योंकि यही उसकी कमजोरियां हैं। अगर घोषित कर दे आज भी तो फिर परिस्थितियां कुछ और हो सकती हैं, लेकिन वो कांग्रेस के ऊपर निर्भर करता है। हम लोग सिर्फ उसका एक आकलन कर सकते हैं। राजीव जी आकलन कर सकते हैं। अभी एक जो है वो बाकी है बुंदेलखंड। बुंदेलखंड के आंकड़ों को भी ले आइए फिर जयशंकर जी आपके पास, और फिर तमाम साथी ओपन उस पर बात करेंगे जल्दी से। बुंदेलखंड में क्या कुछ होने वाला है, इसके बाद पूरा पिक्चर क्लियर हमारे सामने कि कहाँ मतलब उत्तर प्रदेश में किसको कितनी सीटें आ रही हैं, उसको जल्दी से बुंदेलखंड में देखिए। यहाँ भी 7-9 जैसे हम लोग अभी लगातार देख रहे हैं कि मतलब समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच जबरदस्त टक्कर, जबकि बुंदेलखंड में बसपा को 1 से 3 सीटें और कांग्रेस को यहां पर ज्यादा फायदा नजर नहीं आ रहा है। 0 से 2 सीटें कांग्रेस के खाते में, यानी कि अगर मीन निकालें तो 1 सीट यहां पर कांग्रेस के खाते में। तो इस प्रकार अब ये पूरे आंकड़ों को जोड़ करके फटाफट जरा स्क्रीन पर ले आइए कि क्या कुछ कह रहे हैं ये पूरे आंकड़े, क्या कुछ कह रहे हैं। जरा उत्तर प्रदेश के 403 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें आ रही हैं स्क्रीन पर, उसको ले आइए जयशंकर जी। उसके बाद सीधे आपके पास आऊंगा। क्या कुछ हमने देख लिया, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, मध्य यूपी, और उसके साथ में ये आंकड़े आ गए हैं 144 से 152 सीट। बिल्कुल बहुत यहां पर बुरा हाल दिखाई दे रहा है बीजेपी का, क्योंकि लगभग 50% से ज्यादा सीटें पिछली दफा से कम यहां दिखाई दे रही हैं बीजेपी के खाते में। समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता हुआ यहां दिखाई दे रहा है। 203 से 211 सरकार बनाने के लिए 202 सीटें चाहिए, और यहां पर 203 से 211 सीटें दिखाई दे रही हैं समाजवादी पार्टी को। और बसपा को 12 से 20 सीटें, कांग्रेस को 19 से 27 और
आदर्श के खाते में 5 से 13 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अब सीधा आना चाहूंगा जयशंकर जी, इन आंकड़ों के आधार पर क्या कहेंगे? यहां कुल मिलाकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती हुई दिखाई दे रही है, और जो अभी तक समाजवादी पार्टी पिछड़ती हुई 200 के करीब, पिछली दफा अगर आप देखें पिछला जो हमारा सर्वे था, लेकिन उस सर्वे और इस सर्वे में एक अंतर साफ है कि चाचा जी अब आ गए हैं साथ में। चाचा जी के साथ में आने के कारण ही अवध का जो प्रदेश है शायद वहां मजबूती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे ओवरऑल? नहीं राजीव जी, देखिए उत्तर प्रदेश में आज अगर चुनाव हो जाएं तो मुझे जहाँ तक मेरी जो अपने मेरा जो फीडबैक है, समाजवादी पार्टी को 220 से लेकर 230 सीटें कम से कम मिलेंगी आज अगर चुनाव हो जाए तो। अब उसके बाद देखिए उम्मीदवार सामने आएंगे, सभी दलों के कैसे कैसे क्या होंगे, मुद्दे निकल के आएंगे। आप सिर्फ यही मत देखिए कि शिवपाल सिंह यादव के साथ अखिलेश यादव का समझौता हो गया। पूर्वी उत्तर प्रदेश जैसे मानिए गोरखपुर का जिला है, जो सबसे बड़ा जिला हमारे इलाकों में माना जाता है, मुख्यमंत्री वहीं से हैं, वहाँ पे जो ब्राह्मण राजनीति के धुरी जो रहे हैं हरशंकर तिवारी, उनका पूरा का पूरा कुनबा जो है समाजवादी पार्टी के साथ आ गया है। अंबेडकर नगर में जो बसपा के सांसद हैं, उनके पिता विधायक वो समाजवादी पार्टी के साथ चले गए हैं। इस तरह से ब्राह्मणों के बीच में भी जो एक बन रहा है समाजवादी पार्टी का, जो दायरा बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है, एक तो ये है। दूसरा, जयंत चौधरी के साथ जो ट्यूनिंग बन गई है अखिलेश यादव की, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह की रैली अखिलेश यादव की अनुपस्थिति में देखी गई, अलीगढ़ जिले में जो रैली हुई, और वो अपने आप में मतलब बताने वाली थी। अब पता नहीं बुंदेलखंड में कैसे आप, हमारा जो ओपिनियन पोल है वो दिखा रहा है बीजेपी को कुछ सीटें दिखा रहा है। जो बुंदेलखंड में जो अखिलेश यादव की रैलियां हुई हैं, जो विजय रथ यात्रा में जो लोग रात के 2-2 बजे तक इंतजार किए हैं, तो ये सारी चीज़ें जो अपने आप में एक उदाहरण बन रही हैं। अब इसीलिए शायद ये बौखलाहट या घबराहट इन लोगों के बीच में यही है। और जब कांग्रेस के पक्ष में जितनी भी हवा बनेगी या जितना भी वोट कांग्रेस को मिलेगा, उसका फ़ायदा मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी को ही मिलेगा ज़्यादातर। क्योंकि देखिए 2-3 चीज़ें एकदम क्लियर हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट, मुसलमान और दलित, ये समीकरण इतना मारक समीकरण है कि अगर ये समीकरण बन गया तो फिर और दूसरी कोई तीसरी ताकत वहाँ पे राजनीति में दिखाई नहीं देगी। एक बार इसका उदाहरण हम लोगों ने कैराना के उपचुनाव में देखा था, लेकिन बाद में जब चुनाव हुआ तो उसमें वो नहीं रह गया, क्योंकि वो फिर इनका जो कनफुकवा तंत्र है, वो किस तरह से उन्होंने मैनिपुलेट करके जाटों और मुसलमानों के बीच में तफरका पैदा कर दिया था, और खैर वो एक लंबी कहानी है। लेकिन राकेश टिकैत ने जिस तरह से मुजफ्फरनगर की जो ऐतिहासिक रैली हुई थी, किसान रैली हुई थी, उसमें जो साफ किया था कि 2013 में हमसे दंगे करवाए थे इन लोगों ने, और हमको इस बात का प्रायश्चित है कि हम जो हमारा वर्षों नहीं, दशकों नहीं, बल्कि सदियों से जो हमारा रहा है जाट और मुसलमानों के बीच का जो रिश्ता रहा है, भाईचारा रहा है, उसको इन लोगों ने तोड़वाया था। तो इस बार उसको टूटने नहीं देंगे। ये जो संकल्प जाहिर किया था उस रैली में, अभी तक वो सिनारियो तो दिखाई दे रहा है, लेकिन वो भविष्य में कितना कारगर हो सकेगा इस पर भी नतीजे मुनस्सर करेंगे। और इसके साथ ही देखिए, जैसे मैं कह रहा था, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले चुनाव में एक तो ब्राह्मण उनके साथ पूरी तरह से लामबंद हुए थे, राजपूत जितने थे ही थे, लेकिन भूमिहारों का बहुत बड़ा तबका भाजपा के साथ था, और पिछड़ी जातियों में, और ख़ास तौर से गैर यादव पिछड़ी जातियां और गैर जाटव दलित जातियों का समीकरण कांग्रेस ने, बीजेपी ने बनाया था अपने पक्ष में। अब वो पूरा का पूरा बिखर गया है। राजभर जो हैं हमारे यहाँ पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जो 5, 7, 8 जिले हैं जहाँ पे राजभरों की संख्या बहुत ज़्यादा है, और वहाँ सुहेल देव भाजपा के जो नेता हैं, ओम प्रकाश राजभर, और अखिलेश यादव के साथ गलबहियाँ करते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं और उनके साथ मिलकर के चुनाव लड़ रहे हैं। निषादों की पार्टी जो थी, हालांकि वो भाजपा के साथ अलायंस में है, लेकिन जो रैली हुई, अमित शाह जी गए उसको संबोधित करने के लिए, तो बंटा ढार करके चले आए। जो उम्मीद लगाए थे वहाँ के निषाद लोग, केवट लोग, मल्लाह लोग, उन पे पूरी तरह से निराशा। उनको लगा कि आरक्षण के बारे में कोई घोषणा करेंगे, आए हैं गृह मंत्री जी तो कुछ न कुछ बोलेंगे, क्योंकि रेवड़ियाँ बांट रहे हैं ना इस समय तो जब खोल करके मुक्त हाथ से बांट रहे हैं, तो शायद निषादों को भी कुछ देंगे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फूलन देवी के प्रति जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार का रवैया रहा है, या जिस तरह से भाजपा के लोगों के बयानबाजियां आती रही हैं, उसको देखते हुए भी निषाद समाज जो है वो भाजपा के साथ खुश नहीं है, बल्कि नाराज हुआ है। और अंदर अंदर संजय निषाद और उनके बेटे प्रवीण निषाद भी बहुत नाराज बताए जाते हैं। अब कब क्या पाला बदल लेंगे इसके बारे में भी कोई गारंटी से नहीं कर सकता है। तो एक तो ये है।
अपना दल में जो पूरी तरह से उस बार भाजपा के साथ था, वहाँ माँ बेटी की अलग अलग हो गई है पार्टी। माँ जो है समाजवादी पार्टी के साथ हैं और बेटी जो केंद्र में मंत्री बन के बीजेपी के साथ आ गई हैं। तो वहाँ पर भी बंटवारा हुआ है। मतलब अगर कुछ भी बंटवारा हुआ है तो भाजपा के खाते से ही निकल के जा रहा है। तो अगर आज की परिस्थिति में अगर चुनाव होता है तो मुझे यही लगता है कि 220 से लेकर 230 सीटें कम से कम समाजवादी पार्टी के पास जाएंगी और भाजपा 100 के आसपास सिमट जाए तो कोई बहुत आश्चर्य की बात नहीं होगी। और जो शुरू की जो हमने एक बात कही थी कि चुनाव टल सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये चुनाव टालना नहीं चाहेंगे। ये बात भी सही है, क्योंकि चूँकि जज साहब का जो बयान आया, जज साहब तो अपने आप में गाय में उन्होंने ऑक्सीजन देख लिया था कि गाय ऑक्सीजन छोड़ती है, यही वही जज साहब हैं। और वही जज साहब हैं जो प्रधानमंत्री के बारे में कोरोना के महायोद्धा के रूप में उन्होंने देखा था, अवतारी पुरुष देखा था। तो खैर वो सब अलग बातें हैं, उस बारे में नहीं कमेंट करना चाहेंगे। जाहिर सी बात है कि हाईकोर्ट का कोई फैसला नहीं है, उनकी अपनी एक राय है या अपील है। तो अपील करना चाहिए था तो चुनाव आयोग से करना चाहिए था, या पहले हाईकोर्ट के माननीय जजों के साथ बैठ करके कोई बात करते और हाईकोर्ट की एक राय बनती तो बात समझ में आती है। लेकिन भाजपा का संकट ये है कि जो ये अभी लॉलीपॉप बांट रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री और अमित शाह जी, घूम घूम करके रोज नई परियोजनाओं का जो शिलान्यास कर रहे हैं, भूमि पूजन कर रहे हैं। चुनाव अगर 6 महीना टल जाएगा तो इन सारी शिलान्यासी परियोजनाओं का सच सामने आने लग जाएगा, क्योंकि आपके पास पैसे तो हैं नहीं। आप करें कहाँ से भाई? पूर्वांचल एक्सप्रेस पे अभी भी मैं खाता हूँ मैं कि अभी भी उस पर ट्रैफिक नहीं शुरू हो पाया है, अभी भी बसें नहीं चल पा रही हैं, वहाँ गड्ढे दिखाई दे रहे हैं सड़क पे। अगर कोई जाकर के घूम के जाकर के देख के आए। और अभी गंगा एक्सप्रेस वे बनाने के लिए जिस तरह से बड़े शान के साथ अडानी भाई को दे दिया गया पूरा का पूरा ठेका, उसमें से 80% से ज़्यादा ठेका अडानी को। मतलब सड़क भी अब अडानी भाई बनाएंगे, तेल भी पिलाएंगे हमको अडानी भाई, गेहूँ भी खिलाएंगे, दाना भी खिलाएंगे, फल भी खिलाएंगे, सेब भी अडानी भाई खिलाएंगे। क्या नहीं करेंगे अडानी भाई, ये हमारी समझ में नहीं आ रहा। तो ये सारा सच जो है धीरे धीरे खुल करके सामने आएगा। और ख़ास तौर से जो अयोध्या में ज़मीन की खरीद फरोख्त का घोटाला किया है इन लोगों ने, जिस तरह से अपने पार्टी के लोगों को, जिस तरह से नौकरशाहों को कौड़ियों के मोल दलितों की ज़मीन लेकर के इन्होंने बेची है और ख़रीदी है, ये जो किया है, वो भगवान राम भी अब इनको माफ़ करने की स्थिति में नहीं नजर आ रहे हैं। हर बार जब चुनाव आता है तो राम जी की शरण में जाते हैं, लेकिन हर बार चुनाव के बाद राम को ये लोग बिसरा देते हैं। तो इस बार राम भी हमको लगता है कि कहेंगे कि बाबू हमारे नाम पे जितना तुम लोगों ने करना था कर लिया, अब हमारे नाम पे अब ज़मीन का सौदेबाजी कर रहे हो, ज़मीन जायदाद बेच रहे हो। बाबा विश्वनाथ का कहर टूटेगा। जिस तरह से काशी में भी गुजराती भाई लोग जाके ज़मीनें खरीद रहे हैं, अयोध्या में अगल बगल के, ये तो नौकरशाहों और विधायकों की बात आई है, लेकिन असली खेल तो गुजराती भाई लोग कर रहे हैं। वहाँ जब से फैसला हुआ सुप्रीम कोर्ट का, हमको जो सूचनाएं मिल रही हैं, वहाँ पे अगल बगल के 10 कोस की ज़मीन जो है, अधिकतम ज़मीनें जो हैं गुजराती लोगों ने जाके वहाँ खरीद लिया। यही काम काशी में भी हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो धर्म के नाम पे राजनीति तो होती थी, लेकिन धर्म के नाम पे व्यापार भी जो शुरू कर दिया है, तो न तो बाबा विश्वनाथ माफ़ करने वाले हैं, न भगवान राम माफ़ करने वाले हैं। जी राजीव जी, न बाबा विश्वनाथ न भगवान राम, और दोनों के नाम पर चुनाव लड़ने की कोशिश में भाजपा, क्या भाजपा इस काम को सफलतापूर्वक अंजाम तक पहुंचा पाएगी? यहाँ जो नज़र आ रहा है वो निगेटिव नज़र आ रहा है, पॉजिटिव नज़र नहीं आ रहा। प्रेम कुमार जी, इन आंकड़ों को देख करके क्या कुछ कहेंगे? आपके जहन में क्या सवाल, क्या विचार आ रहे हैं? राजीव जी, आपका पिछला सर्वे और इस सर्वे में निश्चित रूप से जो फर्क आया है और इस बीच की जो राजनीतिक घटनाएं घटी हैं उसका एक नजर जो है उस पर नजर आता है, रिजल्ट में वो दिखता है। तो लेकिन आने वाले समय में ये घटनाएं और भी घटने वाली हैं और चीजें और स्पष्ट होंगी, वो क्रमशः होती चली जाएंगी। तो ये जो टेम्परामेंट दिख रहा है जनता का, गुस्सा वाला, वो इस सर्वे में नजर आ रहा है। और समाजवादी पार्टी अब निश्चित रूप से सरकार बनाती हुई दिख रही है, बीजेपी सरकार से दूर और बहुत दूर होती हुई जा रही है। इस बीच कांग्रेस एक तीसरी बड़ी पार्टी के रूप में खड़ी होती दिख रही है, जो कि मार्केबल बात है। और कांग्रेस, अक्सर ये चर्चा होती है कि कांग्रेस के खड़े होने से किसको फायदा या किसको नुकसान होगा। देखिए, बीजेपी के खिलाफ ही सारी सियासत उत्तर प्रदेश में है, अलग अलग पार्टियों की। बीएसपी पर थोड़ा संदेह किया जाता है फिर भी, लेकिन कांग्रेस अगर किसी एक विधानसभा क्षेत्र विशेष में जीतती है तो समाजवादी पार्टी से नहीं जीतेगी, वो जीतेगी बीजेपी से। तो निश्चित रूप से वो कांग्रेस जो बीजेपी को हरा रही है ना,
समाजवादी पार्टी को नहीं हरा रही। इसी तरीके से हर विधानसभा क्षेत्र में तो जहां कांग्रेस जीतेगी या जहां समाजवादी पार्टी जीतेगी तो दोनों के जो वोटर हैं वो बीजेपी को हराने वाले वोटर होंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो कांग्रेस के चुनाव मैदान में खड़ा होने से बीजेपी पर सीधे तौर पर असर पड़ेगा, उसकी संख्या भी घटेगी और उसके वोटर, जब फ्लोटिंग वोटर जो भी इधर उधर के रहे हैं, इसके अलावा जो पुख्ता वोटर जो बीजेपी से अलग हुए हैं, जैसे ब्राह्मण है, जैसे राजभर जैसी पार्टियां हैं, छोटे छोटे दल, ओबीसी है, तो अलग अलग जो उनसे दूर हुआ है, उसका जो हिस्सा कांग्रेस में जुड़ेगा वो कांग्रेस को रिजल्ट दिलाएगा। ये चीज है। इसके अलावा क्लास के आधार पर भी वोट हो रहे हैं। महिलाएं महिला होकर के वोट करेंगी, किसान होकर वोट करेंगे। तो उस जैसे क्लास के आधार पर वोट होगा तो वैसे कांग्रेस का प्रदर्शन सुधरता है। जाति के आधार पर वोट होगा तो आज के परिदृश्य में निश्चित रूप से कांग्रेस इसलिए पिछड़ी है कि जातिगत आधार पर कोई कोर वोट बैंक उसके पास नहीं रहा है। तो क्लास के हिसाब से वोट बैंक बनता है और बनाती हुई कांग्रेस दिख रही है, इसलिए थोड़ा सा उसमें परिवर्तन नजर आ रहा है। बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश की सियासत आपको कमोबेश जातिगत आधार पर भी बनी हुई है। और बस संक्षेप में मैं इतना ही कहूंगा कि यह चुनाव परिणाम जो है आगे इसी टेंडेंसीज के साथ में आंकड़े और मजबूत होंगे। बीजेपी की दुर्गति दिख रही है, एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त तरीके से जनता दिखा रही है। उत्तर प्रदेश में एंटी इनकम्बेंसी जबरदस्त। अभी दो साथी हमारे राहुल लाल जी और एक कमेंट प्रशांत जी आपसे भी लेना चाहूंगा, लेकिन जयशंकर जी कुछ आप कहना चाह रहे थे? हाँ। मैं ये कह रहा था कि भूमिहारों की जो नाराजगी बता रहा था मैं, तो आप देखिए हमारे मित्र मनोज सिन्हा, पूर्वांचल के लिए उन्होंने काफ़ी काम किया था रेल राज्य मंत्री रहते हुए। एक तो उनको मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया, उसके बाद अरविंद शर्मा जो हमारे मऊ जिले के हैं, भूमिहार समाज से ही आते हैं, भूमिहार ब्राह्मण हैं, वो प्रधानमंत्री कार्यालय में वरिष्ठ अधिकारी थे। उन्होंने वॉलंटरी रिटायरमेंट लेकर के राजनीति में सक्रिय होने का फैसला किया था। चर्चा हो रही थी कि उनको मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, फिर हुआ कि उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, फिर हुआ कि मंत्री बनाया जाएगा। न उप मुख्यमंत्री बने, न मंत्री बने, न मुख्यमंत्री बने। उनको प्रदेश भाजपा के 17वें उपाध्यक्ष के रूप में उनको बना दिया गया। तो इससे लेकर नाराजगी है। अभी जो छापेमारी जिस तरह से हुई है, वो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता राजीव राय, वो भी भूमिहार जाति से, उनके घर जिस तरह से छापेमारी हुई है, तो एक नाराजगी का भाव है उन लोगों में। जो भूमिहार समाज हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश में और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में वो लोग त्यागी होते हैं, त्यागी के नाम से जाने जाते हैं, तो उन लोगों के बीच में भी बहुत ज़्यादा नाराजगी है। अब देखिए झूठ का तंत्र जिस तरह से चल रहा है, अभी एक इत्र कारोबारी के यहाँ से 150 करोड़ रुपए का कुछ बरामद हुआ, इनकम टैक्स के लोगों ने छापा मारा। शुरू में तो बड़ा गोदी मीडिया ने, सब लोगों ने हल्ला मचाया कि समाजवादी इत्र इसी ने बांटा था, उस व्यापारी के यहाँ हुआ। बाद में पता लगा नहीं, तो भाजपा ही है, भाजपा का समर्थक है। वो इत्र जो बांटने वाला था, समाजवादी इत्र जो बांटने वाला था, वो तो कोई और व्यापारी है, उसका नाम कुछ और है। अगल बगल रहते जरूर हैं वो दोनों। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह से अब सब इन पर उल्टी पड़ती जा रही। अब कहीं मीडिया में, गोदी मीडिया में कहीं उसके बारे में इत्र व्यापारी के ठेके जो इनकम टैक्स में जो पकड़ा गया है 150 करोड़ रुपए, जिसको गिनने में कितने घंटे लगे थे, उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। तो ये सारी बातें भी हैं जी, बहुत सारी बातें हैं, लेकिन एक छोटा सा कमेंट चाहूंगा। सबसे पहले विजय शुक्ला जी आपसे, उत्तर प्रदेश को लेकर के जब सर्वे कर रहे थे, क्या सारे सवाल आप लोगों के इर्द गिर्द घूमते रहे? अपने सवालों के साथ तो जाते हैं, वो सही है, लेकिन और क्या कुछ कह रहे हैं लोग? कांग्रेस के लड़की हूं लड़ सकती हूं का नारा जो है यहाँ, लेकिन हम देख रहे हैं कि 19 से 27 सीटें आ रही हैं। पिछली दफा थोड़ी सी ज्यादा थी, इस बार कम हो रही हैं। ये सीटें कम क्यों हो रही हैं कांग्रेस की? ये सीटें क्या समाजवादी पार्टी की ओर जा रही हैं या कुछ और हो रहा है? राजीव जी, पहले तो ये जान लें कि जो पूरा का पूरा सर्वे था उसमें 3-4 चीजें बड़ी गौर करने वाली थी। यह पूरा का पूरा रिएक्शन वंचितों का है। वंचित बदले की भावना से इस बार रिएक्ट कर रहे हैं एंटी इनकम्बेंसी को। दूसरा, उनका साफ कहना है कि विकास कागजी है, विकास को तो मार दिया गया है। तो सरकार के लिए एक नैरेटिव सेट हो गया है कि जो भी विकास है वो कागज पर हुआ है, करोड़ों का इन्वेस्टमेंट है, उसमें से 1 रुपए लोगों के पास वो भी पहुंचा नहीं है। शौचालय बने हैं, शौचालय कागजों पे बने हैं। 12,000 का शौचालय है, जिसमें से 6,000 उनको मिला है, 6,000 गायब हो गया है। जहां तक कांग्रेस की बात है, आप जो कांग्रेस की बात कर सकते हैं, कांग्रेस पहली बार उत्तर प्रदेश में चुनाव के अलग पैतरे से लड़ रही है। बूथ लेवल से लेकर इनका ब्लॉक लेवल, कैडर, हर कोई पेड है इस बार।
कांग्रेस 3,000 रुपए से लेकर के 50,000 रुपए की सैलरी पर अपने पदाधिकारियों को उत्तर प्रदेश में रख रही है और वो पदाधिकारी बड़े ऑर्गेनाइज तरीके से जगह जगह काम कर रहे हैं। लड़की हूं लड़ सकती हूं वाला नारा हर एक बच्ची के जुबान पर है, हर एक औरत के जुबान पर है, लेकिन उसका कहना है कि कांग्रेस लड़ सकती है लेकिन सरकार नहीं बना सकती है। सरकार सपा की आएगी और हो सकता है कि कांग्रेस के साथ आ जाए। तो जो मुस्लिम वोटर का भी बंटवारा था, जो कभी भाजपा के साथ चले गए थे, वो कांग्रेस के साथ मिलते नजर आ रहे हैं। मायावती के दलित वोटर पर कांग्रेस ने बहुत बड़ी सेध लगाई है। कई जगह पर लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि हमें तो जमीन इंदिरा गांधी ने दी थी, इसलिए हम कांग्रेस का वापस आएंगे। ये वो लोग थे जो भाजपा के साथ जा चुके थे। यहां एक और मुद्दा है जो जनता ने कहा कि यहां बेइज्जती का बदला लेने का मौका है। हर कोई वर्ग बेइज्जत हुआ है, ब्राह्मण बेइज्जत हुए हैं। पूर्वांचल में एक बड़ी मजेदार बात मुझे सुनाई दी सर्वे के दौरान कि हम अब जो लड़ाई लड़ रहे हैं फिर से पुरानी जो ब्राह्मण दबंगई थी उसको वापस लाने की लड़ रहे हैं, अपनी इज्जत को वापस करने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और दलित भी यही बात कर रहा है। तो अगर ये दोनों मिक्सअप हो रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि सपा का जो फायदे का फिगर हम लोग दिखा रहे हैं उसका रुझान वहां पर सीधे दिख रहा है। यह लड़ाई अगर मैं 4 शब्दों में बोलूं तो वंचितों की, बेइज्जतों की और कागजी विकास के खिलाफ वाली लड़ाई है। महत्वपूर्ण बात आप यहाँ रख रहे हैं विजय जी। और कुछ एक छोटी बात और है जो मिस कर गया, वो बात जो बनारस की है। बनारस के लोगों का कहना है कि शिवालय को इन्होंने संग्रहालय बना दिया। बाबा तो बैरागी थे और बाबा को जो है महल में ले आके कैद कर दिया। ये कंस जैसा काम कर रहे हैं और उन्होंने सीधा बोला कि आप अगर यहां से निकलकर इनकी दुनिया से 200 कदम आगे चले जाएं, आसपास चले जाएं, तो वहां जो है नीचे की दुनिया, जो सीवर की दुनिया है, वो आपके मुंह पर विकास का तमाचा मारते दिख रही है। तो ये जो शिवालय और संग्रहालय वाला नैरेटिव है ये भी सीधे लोगों में दिख रहा है। तो मुझे तो यार बनारस में भी इनको अच्छी पटकनी मिलने वाली है और वो सर्वे में सीधा दिखा है। बिल्कुल महत्वपूर्ण बातें आप रख रहे हैं यहाँ पर। 3 साथी, तीनों के कमेंट फटाफट लेना चाहूंगा, समय भी अब खत्म हो रहा है। राहुल लाल जी, सबसे पहले आपके पास क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल जो हम लोग अनुमान लगा रहे थे उसी के अनुसार है, इसलिए बिल्कुल सटीक है। मैं भी देखिए भारतीय जनता पार्टी को लेकर जो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि उनकी सीटें 125 से ज्यादा बहुत ही मुश्किल है। अगर लेकिन बहुत ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के प्रति आशावादी होकर सोचता हूं कि बिल्कुल उनको कहां कहां और मैक्सिमम दिया जा सकता है, तो 125 से ज्यादा सीटें आज के समय उनके लिए मिलना आवश्यक है। लेकिन फिर भी जो सर्वे है वो काफी बेहतर है। देखिए, मैं सबसे पहले तो शुरुआत थोड़ा पश्चिमी यूपी से मैं जरूर करूंगा। देखिए, पश्चिमी यूपी में चूंकि कई बार, मैं आपको पता ही है कि मैं भ्रमण कई बार मैंने पश्चिमी यूपी का किया है भ्रमण। देखिए, कैराना को लेके जो इन्होंने वहां पे एक तरह से 2017 का चुनाव हो, 2019 का चुनाव हो, 2014 का चुनाव हो, जिस तरह से इन्होंने एक तरह से वहां से शुरुआत की थी और अभी भी फिर से कैराना से जाके उसी आपको सांप्रदायिकता के, उसी आपको की पलायन के कहानी को लेके वहां पे खुद योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे, तमाम तरह की चीजें हुई। लेकिन खुद वहां पे जो भारतीय जनता पार्टी का विरोधाभास हम लोगों को नजर आता है। 346 परिवारों के पलायन का वादा करके एक तरह से 25 लोगों का रिपोर्ट कार्ड सौंपा है इन्होंने। तो इनके रिपोर्ट कार्ड को तो इनकी जो खुद जो भारतीय जनता पार्टी के कट्टर समर्थक है वो स्वीकार नहीं कर पा रहे। और आज एक तरह से जो कृषि मंत्री ने जो बयान दिया है, तो पश्चिमी यूपी में इन्हें और ज्यादा नुकसान होने की पूरी संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। जैसा कि जयशंकर जी ने भी कहा और हम लोग देख भी रहे हैं कि एक तरह से वहां पे जो एक तरह से अल्लाह अकबर और हर हर महादेव का जो शंखनाद पश्चिमी यूपी में शुरू हुआ है, और उसने जिस तरह से हिंदू मुस्लिम एकता, और वहां पे कम से कम 3 समुदाय तो आपस में जुड़ ही गए चाहे वो जाट हो, चाहे वो जो है कि एक तरह से जो है कि मुस्लिम हो, ये सब काफी जबरदस्त रूप से वहां पे जो है कि आपस में एकजुट हुए हैं। तो पश्चिमी यूपी में अभी सीटों की संख्या और दिख सकती है हम लोगों को, इसमें कहीं कोई शक वाली बात नहीं है। पूरा जो ओवरऑल जो यहाँ पे हम लोग चीजें देख रहे हैं, देखिए एक चीज हम लोगों को समझना पड़ेगा कि योगी आदित्यनाथ कुछ स्पष्टीकरण देते हुए जनता के सामने बहुत ज्यादा फंस गए हैं। जब उनके ऊपर बार बार आरोप लग रहा था कि भाई आप ब्राह्मणों की अवहेलना कर रहे हैं, आप तो खाली ठाकुरों को आश्रय दे रहे हैं, तो उन्होंने एक इंटरव्यू के दरमियान में जो उन्होंने चीज कही थी कि नहीं, हमने तो भाई अपने जो टॉप मोस्ट 5 पद है उसमें से 4 पद हमने ब्राह्मणों को देकर रखा और 1 पद ही जो है वो केवल ठाकुर को हमने दिया है। जमीन पे जो ओबीसी जातियां थी उसके ऊपर काफी जबरदस्त रिएक्शन हुआ इस चीज का।
कि आपने वोट तो हम लोगों से लिए तमाम तरह की चीजों से, और जब एक तरह से सत्ता में भागीदारी की बात हुई तो उससे हम लोगों को सीधे सीधे बाहर कर दिया गया। तो इसलिए जो ओबीसी का समुदाय, चूंकि देखिए ओबीसी का जो एक तरह से ओबीसी जनगणना वाला मामला भी उन्होंने ठंडे बस्ते में डाल दिया। तो ओबीसी के जो अलग अलग नेता है, चाहे वो देखिए पिछले बार तो ये अलग अलग किसके किसके नाम पे इलेक्शन लड़ रहे थे, हम लोग जान रहे हैं कि वो ओबीसी का किस तरह से चेहरा दिखा रहे थे, उसमें योगी आदित्यनाथ चेहरा नहीं थे। तो आपने एक तो जो जाति समीकरण है, उस जाति समीकरण को इन्होंने बुरी तरह से बिगाड़ा है, और ओबीसी इनसे काफी नाराज है, ओबीसी नाराज है इनसे। सवर्णों में हम लोग जान रहे हैं ब्राह्मण नाराज है, भूमिहार की नाराजगी की बात भी अभी हम लोगों ने सुनी ली परिचर्चा में। तो एक समाज का जो बड़ा बड़ा खंड है वो इनसे नाराज है, इनको किसी भी हालत में पसंद नहीं कर रहा है, तो इनका सोशल इंजीनियरिंग पूरी तरह से बिगड़ चुका है। जहां तक विकास की चीज है, तो विकास तो उन्होंने किया नहीं है, विकास की एक तरह से इनका ग्रोथ रेट ही अभी माइनस में चल रहा है, जो बराबर हम आंकड़े देख रहा हूं मैं। तो जीडीपी का ग्रोथ रेट के आपके आंकड़े माइनस में, और विकास जनता इसलिए कह रही कि ये कागजी विकास है। उत्तर से लेकर दक्षिण और पूरब से लेकर पश्चिम, उत्तर प्रदेश को जो जहां पे ले जाना चाहिए वहां से आप कहां से कहां ले आए। तो ये जो झटका है, चूंकि देखिए जैसे जैसे हम लोग चुनाव के और करीब पहुंचेंगे, वैसे समय में मेरा व्यक्तिगत आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी और पीछे जाएगी। तभी मैं बार बार कह रहा हूं कि ये चुनाव कभी भी टालने का प्रयास नहीं करेंगे, क्योंकि इनको नुकसान होगा। समय के साथ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की स्थिति और मजबूत होगी। और कांग्रेस की स्थिति को लेकर मैं बार बार कह रहा हूं कि कांग्रेस की रणनीति काफी बेहतर है, कांग्रेस बिल्कुल सही ढंग से चल रही है, और कांग्रेस ने कहीं से भी जो देखिए जो परिस्थितियां बनी हुई है उत्तर प्रदेश में, वहां पे कांग्रेस कहीं पे भी समाजवादी पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर नहीं आ रही है, और समाजवादी पार्टी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाते हुए नहीं नजर नहीं आ रही है। तो इसलिए यह जो प्रचार किया जा रहा है कि कांग्रेस उभरेगी तो उसको नुकसान होगा, कांग्रेस ने अपने अलग ढंग से जो एजेंडा सेट किया है वो भी एक तरह से कहीं न कहीं इसमें एक अलग किस्म से उत्तर प्रदेश की राजनीति से कहीं न कहीं सांप्रदायिकता को दूर करने में, महिलाओं के मामले में बड़ा ही उसको एक तरह से नॉन कम्युनल मामला बना दिया, और उसने भी उसको एक अलग सा जो की पहचान दी है। तो उत्तर प्रदेश की राजनीति देश के इबारत को एक नया पहचान, नई दिशा, नई गति देते हुए हम लोगों को बिल्कुल नजर आ रही है। आप यकीन मानिए कि जो ये परिणाम आएंगे उससे भारतीय लोकतंत्र काफी गौरवान्वित भी महसूस करेगा। बातें आप रख रहे हैं यहाँ पर, और अगला ओपिनियन पोल क्या कुछ कहेगा उस पर भी नजरें रहेंगी हमारी। और लेकिन प्रोग्राम का समय खत्म हो चुका है, फिर भी हमारे दो साथी हैं, आप लोगों के बयान बहुत ही वक्तव्य जो हैं बहुत महत्वपूर्ण है, टिप्पणी के हैं। तो प्रशांत टंडन जी, इन पूरे आंकड़ों को देख करके, खासकर उत्तर प्रदेश के आंकड़ों को देख करके आप क्या कहेंगे? उत्तर प्रदेश में देखिए इस वक्त स्थिति जैसा आपके सर्वे बता रहे हैं वो तो है ही, लेकिन मुझे जो ऐसा लग रहा है पिछले 2-3 दिन में, और इसको अगर आपके सर्वे कंपनी की या जो विजय जी अगर इसको देख पा रहे होंगे कि डेली ट्रैकिंग अगर कर रहे होंगे, पिछले 3-4 दिन में उत्तर प्रदेश में बेतहाशा स्थिति बदली है, और एकदम और गुस्सा लोगों के अंदर भड़का है, खासकर हरिद्वार की घटना के बाद से उल्टा असर हुआ है उत्तर प्रदेश में, बिल्कुल उल्टा असर हुआ है। और ये मेरी बहुत सारे लोगों से बात हो रही है अलग अलग जगहों पे, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो बीजेपी की संख्या वहां जाएगी 100 के आसपास, जो जयशंकर जी कह रहे थे। इतनी स्थिति इस वक्त खराब है, और बीजेपी को रणनीतिक रूप से कुछ बड़े फैसले लेने पड़ेंगे। एक बात, दूसरी चीज देखिए राजीव जी, दो एक कंस्टिट्यूंसीज बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी इस बार उत्तर प्रदेश में। एक जो 25 के अंदर वर्ष का मतदाता है, युवा मतदाता है, वो बहुत नाराजगी है उसके अंदर रोजगार को लेकर, और दूसरा महिला। ये दो बड़े जिसको कहें कि हिडन फैक्टर होंगे, और ये अगर किसी भी तरफ जाएंगे एक तरफा तरीके से तो चुनाव के परिणाम को बहुत बुरी तरह से प्रभावित करेंगे। तीसरी एक और चर्चा जो हम लोग यहाँ नहीं कर पाए कि मुस्लिम वोट किधर जाएगा। तो मुस्लिम वोट ऐसा नहीं कि सारा का सारा मुस्लिम वोट जो है वो समाजवादी पार्टी की तरफ ही जा रहा है। मुस्लिम वोट पहले भी बढ़ता रहा है और अलग अलग लोगों को मिलता रहा। हाँ, लग रहा है अभी देखकर कि एक उसका बड़ा हिस्सा समाजवादी पार्टी को जा रहा है, लेकिन मुस्लिम वोट कांग्रेस को भी मिलेगा। बहुत सारे मुस्लिम सोशल लीडर से या लोगों से मेरी बात भी होती है, और लोगों को ये लग रहा है अब
कि राष्ट्रीय पार्टियां ही सेकुलरिज्म की रक्षा कर पाएंगी। क्षेत्रीय पार्टियों को वो वोट देकर बहुत सारा रिकंसिडरेशन है, दोबारा सोच रहे हैं लोग, क्योंकि अरविंद केजरीवाल पे भरोसा किया उन्होंने। अरविंद केजरीवाल तीर्थ यात्राओं में भेज रहे हैं लोगों को अयोध्या। ऐसे ही ममता बनर्जी पे भरोसा किया तो वो अडानी के साथ फोटो आ गया उनका। तो बहुत ये भी एक चर्चा का विषय उत्तर प्रदेश में मुस्लिम कम्युनिटी के अंदर है कि राष्ट्रीय पार्टियों को भी हम मजबूत करें। जनता किस पर भरोसा करती है ये यहाँ महत्वपूर्ण है। आखिरी कमेंट अमलेंदु जी, पूरे खासकर उत्तर प्रदेश के इस ओपिनियन पोल को देख करके। देखिए राजीव जी, बिल्कुल मैं अपने सभी साथियों से एकदम सहमत हूँ कि ये हमारे जो परिणाम हैं जो ओपिनियन पोल के, तो आज की तारीख में बिल्कुल एकदम सटीक हैं। और आने वाले समय में क्या परिस्थितियां बनेंगी ये देखा जाएगा और किस तरीके से इसमें और चेंजेस होते हैं। निश्चित तौर पे जिस तरीके से नाराज़गी बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों को लेकर के, केंद्र और राज्य सरकारों को लेकर के, वो साफ तौर पे जाहिर करता है कि ये परिणाम जो हैं ये और जो है बदलेंगे। जब हम लोगों का अगला ओपिनियन पोल आएगा तो उसमें चीज़ें जो है काफ़ी बदली नजर आएंगी। और जो प्रशांत जी एक बात की तरफ इशारा कर रहे थे, वो उस बात से मैं भी बिल्कुल सहमत हूँ कि महिला, खासतौर से जो युवा महिला है, वो इस बार एक बहुत ही बड़ा गेम चेंजर फैक्टर जो होने के लिए जा रहा है। जिस तरीके से जो महिलाओं की जो शादी की जो उम्र को जो बदला है, ये तो इसको बड़ा क्रांतिकारी फैसला बता रहे हैं कि 18 से हमने 21 कर दिया है। लेकिन संदेश जो है ये जा रहा है कि अब ये मतदान का अधिकार जो है ये 18 से बदल के फिर 21 या 25 कर सकते हैं, क्योंकि युवा मतदाताओं में भारतीय जनता पार्टी को लेकर के बहुत ज़बरदस्त नाराजगी है। अगर ये संदेश जाना शुरू हो गया तो राजीव जी आप समझ लीजिए कि मतलब परिणाम जो है एकदम उल्टे पुल्टे हो जाएंगे, जिसकी आज मतलब कोई कल्पना कर ही नहीं सकता है जी। कि अगर ये संदेश जाना शुरू हो गया कि क्या मतदान का अधिकार जो है वो जो आयु है वो भी क्या बढ़ाने जा रही है भारतीय जनता पार्टी, अगर ये संदेश जाना शुरू हो गया तो ये बहुत ज़बरदस्त जो है इसका परिणाम जो है आपको देखने को मिलेगा। जी राजीव जी। जी, बहुत सारी बातें आप तमाम साथियों ने रखी और 5 राज्यों का ओपिनियन पोल, और इन 5 राज्यों में जी विजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं? बातें जो मैं मतलब भूल गया था, बड़ी छोटी सी बात है कि एक जो मजेदार चीज सुनने को मिली कि इस बार पुलिस और प्राचार्य मिलकर इनको पछाड़ेंगे, यानी शिक्षक और पुलिस डिपार्टमेंट इस सरकार की जमीन को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करेंगे जो रहती हैं। और खास करके ओपिनियन जब आप सर्वे करते हैं और बहुत अलग अलग तरह के लोगों से मिलते हैं, सबके विचार लेते हैं, बहुत सारे विचार बहुत मज़ेदार आते हैं और उनसे ही एक ओपिनियन बनता भी है जो हम आपके सामने यहां रखे हैं। तो 5 राज्यों के ओपिनियन पोल में से आप देख रहे हैं उत्तराखंड में सबसे ऊपर, उत्तराखंड में 40 से 42 सीटों के साथ कांग्रेस पार्टी सरकार बनाती हुई आज की तारीख में, ये बार बार मैं कह रहा हूं, आज की तारीख में अगर चुनाव हो जाए तो फिर उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार बन रही है। मणिपुर में हंग असेंबली दिखाई दे रही है आज की तारीख में। उसके अलावा गोवा में हम देख रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, पंजाब में कांग्रेस की सरकार, और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी सरकार बनाने जा रही है। हमारे इस ओपिनियन पोल, इलेक्ट लाइन और डीवी लाइव के ओपिनियन पोल के आधार पर हम ये बात आप तक पहुंचा रहे हैं और इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहूंगा। हमारे साथ तमाम साथी जो जुड़े, वरिष्ठ पत्रकारों का जो पैनल जुड़ा, आप सबको एक बार फिर से तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि एक लंबा लगभग 3 घंटे से ज्यादा का वक्त आप लोगों ने इस ओपिनियन पोल को देश और जनता के बीच रखने के लिए, हमारे तमाम साथी जो जुड़े रहे उनके बीच लाने में आप लोगों ने मदद की, अपना समय दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, बहुत धन्यवाद देता हूं आप तमाम वरिष्ठ पत्रकारों को, और साथ में आप तमाम दोस्तों, साथियों, शुभचिंतकों जो आप हमारे साथ जुड़े। कमेंट बॉक्स में आप लोग लगातार कमेंट लिखते रहे। आप लोगों ने ओपिनियन पोल में जो हमने यहां पर एक पोल लगाया था उसमें भी हिस्सा लिया और उसके लिए भी आप सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। आज आप लोगों के कमेंट को नहीं ले पाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी डिनर का समय आप लोगों का भी हो गया है। आप लोग भी पिछले 3 घंटे से लगातार इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, तो आप लोग भी को भी एक बार फिर से धन्यवाद करते हुए इस कार्यक्रम को समाप्त करता हूं। कल रविवार को हमारा लाइव कार्यक्रम हमेशा की तरह जैसे नहीं आता है, नहीं आएगा, लेकिन हमारा घूमता हुआ आईना देखना ना भूलें और सोमवार को
7 बजे फिर न्यूज पॉइंट लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक आप सबसे विदा चाहता हूं। नमस्कार, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब बखैर।